Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSI Net and welcome back to the series Target IIT Jam 2025. So हम लोग कर रहे हैं यूनिट सेल बायोलॉजी, जहाँ पर आपने अप्रॉक्सीमेटली 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपने प्रोकैरियोटिक सेल देखा होगा, सेकंड में आपने यूकैरियोटिक सेल देखा होगा, उसके बाद थर्ड लेक्चर में आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा होगा एंड फोर्थ लेक्चर है दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता मुझे बतानी चाहिए, चाहे TFR की बात हो, जैम की बात हो, गैट बी की बात हो या CUTPG की बात हो, हर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। गैट प्रेफरेबली जब पूछता है तो गैट प्रेफरेबली स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन CUET-PG जब पूछता है तो वो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। उसी तरीके से गैट बी भी प्रेफरेबली स्टेजेस पर पूछता है, लेकिन कभी कभी रेगुलेशन पर भी पूछ लेता है एंड TFR तो हमेशा ही रेगुलेशन पर पॉइंट आउट करता है। तो हम दोनों तरीके से देखने वाले हैं जो इस लेवल पर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें एक बार देखेंगे। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल क्लियर ही होता है, मेन पार्ट होता है रेगुलेशन वाला। तो फटाफट कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट हो और हम रेगुलेशन वाले पार्ट पे जंप कर पाएँ। Starting with first thing, that is last class, fluid mosaic model, lipid bilayer and membrane protein. Moving to cell cycle stages and regulation of cell cycle. So what is cell cycle? Cell cycle होती क्या है? So हमारी सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल हमारी होती है सीरीज ऑफ स्टेप्स। सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिससे सेल डिवाइड करती है और न्यू सेल्स जो है बनाती है। सीरीज ऑफ स्टेप्स, series of steps by which cell divides to form new cells. सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, एक के बाद एक स्टेप होता है जिससे अल्टीमेटली सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है एंड नई सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं, साइक्लिक इवेंट्स हैं, स्टेप्स होते हैं, तो बेसिकली फेजेस में सेल साइकिल चलती है एंड सेल साइकिल फेजेस को अगर हम एक बार देखें तो हम इन्हें देख सकते हैं इंटरफेस, एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो सेल साइकिल फेजेस को अगर आप देखेंगे, इंटरफेस, एम फेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस, एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड करने के लिए। सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन, फॉर सेल डिवीजन। सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है, जो भी मॉलिक्यूल्स इसे चाहिए डिवाइड करने के लिए उनका सिंथेसिस करती है एंड अल्टीमेटली सभी चीजें करती है जिससे वो अल्टीमेटली रेडी हो जाए कि अब नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड। एम फेज दैट इज कार्योकाइनेसिस, एम फेज दैट इज कार्योकाइनेसिस एंड यहां पर आपके न्यूक्लियस या फिर आप कहें क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर और क्रोमोसोम डिविजन्स। एंड साइटोकाइनेसिस जहां पर फाइनली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और नई सेल्स जो है वो बनती है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और नई सेल्स बनती हैं। सेल साइकिल फेसेस, इंटरफेस होता है जब सबसे पहले तो सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। एम फेज कार्योकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर या फिर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस जहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और नई सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। जब हम इंटरफेस की बात करते हैं, जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस में 3 डिफरेंट फेसेस होते हैं। सबसे पहले G1 फेज, S फेज
and finally G2 phase. G1 phase, S phase and finally your G2 phase. सबसे पहले G1 phase gap phase 1, S phase synthesis phase. S phase is your synthesis phase and G2 phase is your gap phase 2. G2 is your gap phase 2. G1 phase gap phase 1, S phase synthesis phase and G2 phase that is gap phase 2. G1 phase में सेल ग्रोथ होती है, सेल साइज इंक्रीज होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं एंड ये आपका लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, पूरी सेल साइकिल का इंक्लूडिंग योर एम फेज, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। और उसके साथ साथ मोस्ट वेरिएबल भी होता है, मोस्ट वेरिएबल फेज भी होता है। मोस्ट वेरिएबल मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो किसी ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, 30 मिनट्स की होती है, 20 मिनट्स की होती है, किसी में 24 आवर्स की भी होती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो लेंथ ऑफ सेल साइकिल के डिफरेंसेस है वो किसकी वजह से जनरेट होते हैं, G1 फेज की वजह से होते हैं, दैट इज मोस्ट वेरिएबल फेज यही होता है। वहीं पर S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एंड यहां पर डीएनए कंटेंट डबल होता है, डीएनए कंटेंट जो है डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये क्रोमोसोम नंबर सेम क्या होता है और डीएनए कंटेंट डबल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस, ये जो पेन मेरे पास है ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, ये एक पेन एक क्रोमोसोम है, किसका बना है, ये प्लास्टिक का। क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आप समझ सकते हैं, ये जो पेन है एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये जो प्लास्टिक बॉडी है वो डीएनए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर अगर मैं इसके ऊपर और प्लास्टिक डिपॉजिट कर दूं, अगर मैं प्लास्टिक डिपॉजिट करती जा रही हूं तो प्लास्टिक का कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन पेन तो अभी भी एक ही है ना, पेन तो अभी भी एक ही है। तो यहां पर भी वही चीज होती है, जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर डीएनए ऐड ऑन किया जाता है, बट क्रोमोसोम वही का वही रहता है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट डीएनए कंटेंट जो है दैट गेट्स डबल्ड। उसके साथ साथ अगर हम बात करें दैट इज योर G2 फेज, G2 फेज में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए डैमेज चेक किया जाता है, तो ये है आपके इंटरफेस के फेसेस, जहां पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज है। G1 फेज सेल ग्रोथ होती है, सेल साइज इंक्रीज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये मोस्ट वेरिएबल फेज है, उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। S फेज सिंथेसिस फेज, जहां पर डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कंटेंट डबल होती है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। G2 फेज गैप फेज 2 प्रोटीन सिंथेसिस होता है और डीएनए डैमेज का भी चेक किया जाता है। M फेज को अगर हम देखते हैं, जहां पर सेल एक्चुअली डिवाइड कर रही है, तो M फेज के बेसिस पे दैट इज योर माइटोसिस फेज। दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, दो टाइप ऑफ सेल साइकिल है, ये दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, जहां पर माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, वहीं पर मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब ये इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि यहां पर जो डॉटर सेल्स या फिर आपकी न्यू सेल्स हैं,
डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल होते हैं पेरेंटल सेल से। डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम है इक्वल होते हैं, इक्वल टू पेरेंटल सेल क्रोमोसोम। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम है वो इक्वल होते हैं पेरेंटल सेल क्रोमोसोम से। यहां पर जो डॉटर सेल के क्रोमोसोम होते हैं हाफ होते हैं पेरेंटल सेल क्रोमोसोम पे, हाफ ऑफ पेरेंटल सेल क्रोमोसोम। वहां पर डॉटर सेल के क्रोमोसोम इक्वल होते हैं पेरेंटल सेल के, यहां पर डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम है वो हाफ होते हैं पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम पर। यहां पर एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, यहां पर एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। बेसिकली अगर हम माइटोसिस की बात करें तो टिश्यू जनरेशन में या रिपेयर में ये यूज किया जाता है। टिश्यू जनरेशन और रिपेयर में ये यूज किया जाता है। ये यहां पर गैमीट फॉर्मेशन में होता है। मियोसिस का यूज गैमीट फॉर्मेशन में होता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल का फीचर है, वहीं पर मियोसिस जर्म लाइन सेल का फीचर है। माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, वहीं पर मियोसिस को आइडेंटिफाई करने वाला मेन फीचर ही रिकॉम्बिनेशन है। तो ये डिफरेंसेस हैं आपके माइटोसिस, जबकि एक इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। माइटोसिस इक्वेशनल क्यों है? क्योंकि डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल होते हैं पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम से। मियोसिस में डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम से। जहां पर माइटोसिस में एक सेल से बेसिकली 2 न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस में एक सेल से 4 नई डॉटर सेल्स बनती है। माइटोसिस का यूज टिश्यू जनरेशन में, रिपेयरिंग में यूज किया जाता है, वहीं पर मियोसिस का गैमीट फॉर्मेशन में। माइटोसिस सोमेटिक सेल का फीचर है, मियोसिस जर्म लाइन सेल का फीचर है। माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है, वहीं पर मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले माइटोसिस से। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब चीजें आती होंगी, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए, जिन्हें नहीं आती वो एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज। सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या होता है? प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन कंडेंसेशन लिखते हैं। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, जिससे क्रोमोसोम बनते हैं। एंड यहां पर जो काम करता है दैट प्रोटीन इज नोन एज कंडेंसिन। यहां पर जो प्रोटीन काम करता है दैट इज कंडेंसिन। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ और क्रोमोसोम बने। गोल्जी और ईआर फ्रेगमेंट हो जाते हैं, गोल्जी एंड ईआर फ्रेगमेंटेशन। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है,
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये फीचर्स हैं आपके प्रोफेज के, जहां पर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम्स बनते हैं, गोल्जी और ईआर का फ्रेगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फॉलोड बाय नेक्स्ट फेज दैट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम्स अरेंज एट क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स separate and move to opposite poles and move to opposite poles एंड फाइनली टीलोफेज। टीलोफेज एक्चुअली आपका जो प्रोफेज है उसका रिवर्सल होता है। टीलोफेज में जो चीजें वहां पर हुई हैं उनका उल्टा होता है आपके टीलोफेज में। टीलोफेज क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है, उसके साथ साथ ईआर और गोल्जी रीफॉर्म होती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है एंड स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट करते हैं। जहां पर प्रोफेज में बन रहे थे यहां पर डिसइंटीग्रेट करते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट। सो ये है माइटोसिस। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। 1 सेकेंड। ओके, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेज। यहां पर आप देख पाओगे न्यूक्लियर एनवेलप टूट रहा है, तो ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। यहां पर अगर आप प्रोफेज में आओगे, पहले इंटरफेस की सेल को देख लीजिए, पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ है। यहां पर आप देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया, यहाँ पर थ्रेड लाइक क्रोमेटिन था, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर दिख रहे हैं, यहाँ पर अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रो मेटाफेज हम कहते हैं एक ऐसी स्टेज है जब क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं और अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेटाफेज पे अलाइन हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स पर चले गए। टीलोफेज में यहाँ पर क्या होने वाला है, रिफॉर्मेशन शुरू हो चुके हैं सेंट्रियोल से। अब आप देख पाएंगे कि स्पिंडल फाइबर्स गायब हो चुके हैं एंड साइटोकाइनेसिस हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम मियोसिस करेंगे, उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस एक साथ देखेंगे। तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस। मियोसिस को जब हम देखते हैं तो मियोसिस हमारा 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 से शुरू करते हैं। मियोसिस 1 से भी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 5 स्टेजेस में ऑपरेट करता है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटीन and finally the last stage that is your dikinesis.
दैट इज डाइकाइनेसिस। सबसे पहले लेप्टोसीन में सबसे पहले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। लेप्टोटीन में सबसे पहले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, सेम वही क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमोसोम्स बन गए। जाइगोटिन में साइनैप्सिस होता है, जाइगोटिन में साइनैप्सिस होता है, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनैप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनैप्सिस क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में प्रोटीन्स आते हैं एंड दोनों क्रोमोसोम्स को ज्वाइन करते हैं एंड इन ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आते हैं जो दोनों क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं एंड इन ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनैप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन होता है, पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक्सचेंज ऑफ genetic material between homologous chromosomes। तो अगर हम इसे देखें तो यहां पर अगर आप देखो तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके पास एक सेगमेंट था, दिस इज द सेगमेंट ऑफ दिस वन एंड दिस इज अनदर सेगमेंट, इसके पास ये सेगमेंट था। तो जब रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो दे एक्सचेंज्ड देयर मटेरियल्स, इन्होंने अपने मटेरियल्स का एक्सचेंज किया। दिस इज नोन एज, देख पा रहे हो, एक्सचेंज कर लिया, दिस इज नोन एज योर पैकेटिन। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है और उसके साथ साथ चायस मेटा फॉर्मेशन होता है। अब ये चायस मेटा क्या है? देखो, जब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा होता है तो वो हर जगह से हट जाता है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक हो रहा होता है तो वो हर जगह से हट जाता है, बस जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ होता है वहां से नहीं हटता। देख रहे हो, सब जगह से हो गया बट इस वाले एरिया से ये अभी भी ज्वाइन है। तो यहां पर ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है रिकॉम्बिनेशन साइट पर, जब पूरा का पूरा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है और यहां पर एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पर, दैट इज नोन एज, that is known as, sorry, not at synaptonymal complex, at recombination site, at recombination site, at पूरा का पूरा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो गया बट रिकॉम्बिनेशन साइट पर अभी भी जुड़े हुए हैं और एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनना है, दैट इज नोन एज चायस मेटा। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में कंप्लीटली होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, कंप्लीटली सेपरेट, पूरे के पूरे सेपरेट हो जाते हैं। कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एंड उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है, ER एंड गोल्जी डिसॉल्व होते हैं एंड ER एंड गोल्जी फ्रेगमेंट होते हैं
एंड उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। देन वी हैव मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट and move to opposite poles। जब हम टीलोफेज 1 की बात करते हैं तो मोस्टली केसेस में एब्सेंट होता है, टीलोफेज 1 मोस्टली केसेस में एब्सेंट होता है। यहां पर एक स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस, यहां पर एक स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? मियोसिस 1 और 2 के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, स्मॉल गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहां पर एक्चुअली सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है मियोसिस 2 के लिए, सेल प्रिपेयर्स फॉर मियोसिस 2। फाइनली जब हम मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस की तरह, तो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे सेम एज माइटोसिस, क्योंकि हमने माइटोसिस तो पहले ही डिस्कस कर लिया, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है, एडवांटेज नहीं है। तो सेम एज माइटोसिस, जैसे वहां पर हो रहा था वही चीजें यहां पर होंगी एंड चलेगा। तो यहां पर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिविजन्स करा लिए, अब डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल, प्लांट सेल, अलग अलग तरीके से होता है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो सेल है, सेल के पास साइटोस्केलेटन सिस्टम होता है, सेल के पास साइटोस्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, क्रोमोसोम का डिवीजन हो चुका है। एक्टिन फिलामेंट्स एजेस से सेंटर की तरफ आते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स एजेस से सेंटर की तरफ आते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर इस तरफ से भी ये आ रहे हैं, इस तरफ से भी आ रहे हैं, बीच में आके ये एक दूसरे से जुड़ गए, बीच में आगे एक दूसरे से जुड़ गए, तो इन्होंने एक पार्टीशन बनाया, ये सेल अलग, ये सेल अलग। तो सिमिलरली यहां पर भी यही हुआ है, यहां पर भी यही होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स जो एजेस होते हैं, जिसे आप पिंचिंग ऑफ भी कहते हैं, ग्रूव बनता है वो भी देखते हैं। वो ग्रूव क्यों बनता है? क्योंकि दोनों तरफ से एक्टिन फिलामेंट्स आते हैं और सेंटर पे जुड़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट दोनों सेल्स जो है वो अलग अलग हो जाती हैं।
अब देखते हैं प्लांट सेल में कैसे होता है। ये प्लांट सेल थी, कार्योकाइनेसिस पूरा हो चुका है। तो यहां पर सेंटर पे आते हैं गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, सेंटर पर आते हैं गोल्जी वेसिकल, और गोल्जी वेसिकल में होते हैं सेल वॉल कंपोनेंट्स। गोल्जी वेसिकल सेंटर पे आते हैं एंड यहां पर है गोल्जी वेसिकल्स में क्या है, सेल वॉल के कंपोनेंट्स। वेसिकल्स एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। अब वेसिकल एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, जब वेसिकल एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे तो सेल वॉल के कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे। अगर वेसिकल्स के अंदर थे और वेसिकल्स फ्यूज हो गए तो सेल वॉल के कंपोनेंट्स बाहर आ गए, जो एक सेल वॉल बनाना शुरू करते हैं, जो सेल वॉल बनाना शुरू करते हैं सेल के अराउंड एंड सेल को अलग कर देते हैं, एंड सेल को अलग कर देते हैं। इस तरीके से होता है साइटोकाइनेसिस। तो जो आप ग्रूव्स पढ़ते हो, ग्रूव की वजह से एनिमल सेल सेपरेट होती है, दैट इज एक्चुअली एक्टिन फिलामेंट्स वर्किंग देयर। एंड यहाँ पर न्यू इक्वेटोरियल प्लेट जो आप पढ़ते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये चीज होती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने या आप जब नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी फिगर्स मिल जाएंगी जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें मेंशन है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। साइटोकाइनेसिस की भी फिगर्स हैं यहाँ पर, ये आपके ग्रूव्स का फॉर्मेशन, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो आप पढ़ते हैं। देन वी हैव रेगुलेशन, सेल साइकिल है, नई सेल्स का बनना है, अगर कंट्रोल नहीं किया तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है सेल साइकिल को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। कैसे रेगुलेट की जाती है वो हम देखेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी पॉइंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी पॉइंट्स। आपने देखा सेल साइकिल में इतने सारे फेजेस हैं, इतने सारे स्टेप्स हैं, इतने सारे स्टेजेस हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, मेजर स्टेप्स जहां पर सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी स्टेप्स, रेगुलेटरी पॉइंट्स, दैट इज स्टेजेस वेयर सेल साइकिल इज रेगुलेटेड। वो सारे पॉइंट्स, वो सारी लोकेशंस जहां पर सेल साइकिल रेगुलेट की जाती है उन्हें कहते हैं रेगुलेटरी पॉइंट्स। तो रेगुलेटरी पॉइंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स, मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स एंड माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स, एंड माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स। मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स और माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स। मेजर, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या स्टार्ट, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या स्टार्ट। दूसरा है G2 to M ट्रांजिशन पॉइंट, यहां पर माइनर में हमारे पास हैं दो, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट।
डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। रेगुलेटरी पॉइंट्स क्या है? वो स्पेसिफिक स्टेजेस जहां पर सेल साइकिल रेगुलेट होती है, मेजर रेगुलेटरी पॉइंट्स और माइनर रेगुलेटरी पॉइंट्स। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट स्टार्ट, दूसरा है जीएम टू एम ट्रांजिशन पॉइंट, माइनर रेगुलेटरी पॉइंट स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट और स्टार्ट। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इसे कहा जाता है एनिमल सेल में, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इसे कहा जाता है एनिमल सेल में, एंड स्टार्ट इसे कहा जाता है ईस्ट में। करता क्या है? G1 से M के ट्रांजिशन को चेक करता है कि G1 से S में भेजना भी है या नहीं है। चेक करता है G1 से S का ट्रांजिशन, G1 से S के ट्रांजिशन को ये चेक करता है। कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल as well as internal factors। कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर है सेल साइज, इंटरनल फैक्टर है सेल साइज। आपने पढ़ा जीवन में जो सेल साइज है वो बढ़ता है, तो कुछ रेंज तो होती होगी कितना बढ़ाना है और क्यों बढ़ाना है। सबसे पहले तो अगर आप सोच के देखो, एक सेल का साइज ऑलरेडी छोटा है, उसे डिवाइड और कर दोगे तो छोटी सेल्स बनेंगी जो एफिशिएंट नहीं होंगी काम करने के लिए, तो नहीं कर सकते। इसलिए सेल साइज को बढ़ाया जाता है कि एक ऑप्टिमम साइज आ जाए। जब डिवाइड करें तो जब स्मॉल सेल्स आए वो ऑप्टिमम हो, इतनी साइज की तो हो कि वो एफिशिएंटली काम कर पाए। तो इंटरनल फैक्टर में यही चीज की जाती है कि एक ऑप्टिमम साइज तक सेल को ग्रो करते हैं कि इतना साइज एफिशिएंट है। अगर अब ये डिवाइड करेंगे जो सेल्स आएंगी वो प्रॉपर साइज की होंगी, तो सेल साइज पर चेक किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ईस्ट, ईस्ट में जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो होता है मेटिंग फैक्टर्स और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी तो ग्रो करेगी ना, अदरवाइज कैसे करेगी। न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स प्रॉपर होने चाहिए। एनिमल सेल में भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एंड उसके साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए या डिवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से काम करता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या फिर आपका स्टार्ट। G2 to M ट्रांजिशन, G2 to M ट्रांजिशन पॉइंट, G2 to M ट्रांजिशन पॉइंट, यहां पर देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हो, एंड यहां पर डीएनए डैमेज को भी चेक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी पीजी के लिए। तो सीयूईटी पीजी रेगुलेटरी पॉइंट्स पर बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कहां पर है। G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट है तो होगा कहां पर, G2 से M में भेजना है या नहीं भेजना है ये चेक कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट ये प्रेजेंट होता है G1, S, G2 तीनों फेसेस में। G1, S और G2 तीनों फेसेस में। G1 में ये चेक करता है कि पेरेंटल डीएनए, ऑब्वियसली अभी S फेस तो आया नहीं है, सिंथेसिस तो हुआ नहीं है, पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए बिल्कुल सही हो इसके चेक किया जाता है। पेरेंटल डीएनए
इज एक्यूरेट, ये चेक होता है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट में। G2 में डीएनए रेप्लिकेशन इज एरर प्रोन, कोई डीएनए रेप्लिकेशन हैज नो एरर्स, कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। लास्ट में G2 में चेक होता है, जो आपको पहले भी दिखाया कि डीएनए डैमेज चेक होता है। कैसे चेक होता है कि डीएनए रेप्लिकेटेड, कंप्लीट डीएनए इज रेप्लिकेटेड, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए, कंप्लीट डीएनए इज रेप्लिकेटेड and also without error, and also without error, and also without errors। उसके बाद नेक्स्ट स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पे देखा जाता है कि सभी के सभी क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाए। ऑल द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू, all the chromosomes are attached to spindle fibers। अब ये ऐसा क्यों है और ये चेक क्यों करना है, सबसे जरूरी बात, इसको चेक क्यों करना है। ठीक है, प्रोसेस है, हो जाएगा। नेचर ने एक बहुत मैकेनिज्म बनाया है, एक्यूरेट मैकेनिज्म बनाया है कि जो नई सेल्स बन रही हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम इस सेल में जाए, एक क्रोमोसोम इस सेल में जाए, दोनों के दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी कमी ना हो। उसको श्योरिटी कैसे देते हैं कि हर एक क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करते हैं एंड फिर उन्हें सेपरेट करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अगर क्रोमोसोम फ्री है, अटैच नहीं हुआ, किसी भी सेल के पास जा सकता है। अगर आप एक मॉलिक्यूल को फ्री छोड़ दो, एक इंसान को फ्री छोड़ दो, कहीं भी जा सकता है। वही चीज यहाँ पर है, अगर आपने क्रोमोसोम को फ्रीली छोड़ दिया तो वो इस सेल में भी जा सकता है, इस सेल में भी जा सकता है। दैट विल लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना जरूरी अटैचमेंट है उतना ही जरूरी चेक करना भी है कि सब अटैच हो चुके हैं, उसके बाद ही डिवाइड करें। चलो, ये तो सिचुएशंस हो गई कि कहाँ कहाँ पर चेक होता है, कहाँ कहाँ पर कंट्रोल होता है। कंट्रोल करता कौन है, रेगुलेशन करता कौन है? तो रेगुलेशन होता है सेल साइकिल का, सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले मॉलिक्यूल्स, दैट इज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं वो देखते हैं। सीडीके एंड साइक्लिन्स, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं सीडीके एंड साइक्लिन्स। सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज क्या है? एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो ये क्या है? कैटालिटिक यूनिट है। फोस्फोराइलेशंस ये करते हैं। साइक्लिन्स बनते रहते हैं और सिंथेसाइज होते हैं, डिग्रेडेड एंड सिंथेसाइज्ड। ये हैं रेगुलेटरी यूनिट्स। नाम से पता चल रहा है सीडीके क्या है? साइक्लिन पर डिपेंडेंट है काम करने के लिए। साइक्लिन होगा तो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सीयूटीपीजी का क्वेश्चन है कि जो साइक्लिन्स है वो काम कब कर, सॉरी सीडीके काम कब करते हैं? जब साइक्लिन्स प्रेजेंट होते हैं। स्विच ऑन और ऑफ कब होता है सीडीके का? वो डिपेंड होता है साइक्लिन्स पर। तो सीयूटीपीजी में असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो अगर हम ईस्ट में देखें, ईस्ट में एक ही टाइप ऑफ सीडीके है, दैट इज सीडीके 1। एक ही टाइप ऑफ सीडीके है, दैट इज सीडीके 1। इसकी हेल्प करते हैं G1 में और अर्ली एस फेज में। G1 एंड अर्ली एस फेज, G2 फेज में, G2 से M में जाने में, और M फेज में। दो डिवाइड करते हैं कैटेगरीज। G1 और अर्ली एस फेज में काम करते हैं इसके साथ G1 साइक्लिन्स
जिन्हें हम लिखते हैं CLNs। तो यहाँ पर आप देखेंगे CLN1, CLN2, CLN3 एंड सो ऑन। G2 से M और M में काम करते हैं B टाइप साइक्लिन्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CLBs, CLB1, CLB2, CLB3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में तो सबसे पहले डिफरेंट फेसेस लेके, क्योंकि एनिमल सेल में बहुत सारे साइक्लिन्स हैं, बहुत सारे CDKs हैं। तो सबसे पहले G1 में काम करते हैं CDK4 और 6 और उनकी हेल्प करते हैं साइक्लिन D। G1 से S में जाने के लिए साइक्लिन 2 की हेल्प करता है CDK2 की हेल्प करता है साइक्लिन E। S फेज में CDK2 काम करता है साइक्लिन A के साथ। G2 फेज में काम करता है CDK1 अलॉन्ग विद साइक्लिन A एंड फाइनली G2 से M में जाने में और M फेज में काम करता है CDK1 अलॉन्ग विद साइक्लिन B। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर फिगर्स भी हैं दिखाने के लिए। स्टार्ट पर कंट्रोल किसका है? न्यूट्रिएंट्स का, सेल साइज का और मेटिंग फैक्टर्स का, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे ग्रोथ फैक्टर्स का कंट्रोल है। यहाँ पर प्रेजेंट है आपके CDK और साइक्लिन, आप यहाँ पर देख पाओगे स्टार्ट पर। ईस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हेल्प कौन करता है? CLN2, 3 और इसके साथ CDK1। उसके बाद S फेज में और S फेज को क्रॉस करने में, ध्यान से देखना ये पार्टीशन है, S फेज और S फेज को क्रॉस करने में हेल्प करता है CDK1, CLB5 और CLB6 के साथ। उसके बाद M फेज में CLB2, 3, CLB4 अलॉन्ग विद CDK1। यहाँ पर बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे CDK4, 6 साइक्लिन D के साथ, CDK2 साइक्लिन E के साथ, S फेज में CDK2 साइक्लिन A के साथ, क्रॉस करने में CDK1 साइक्लिन A के साथ, उसके बाद CDK1 साइक्लिन B के साथ पूरा का पूरा ऑपरेट करता है। तो इस तरीके से चलती है सेल साइकिल एंड सेल साइकिल को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, हर तरीके से रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है अगर रेगुलेट नहीं किया तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, बॉडी में कैंसर डेवलपमेंट हो जाएगा, तो रेगुलेशन ज़रूरी है। तो ये थी आपकी सेल साइकिल डिफरेंट स्टेजेस अलॉन्ग विद द रेगुलेशन। एंड होमवर्क में सीधा सिंपल सा वही है, रिवाइज द लेक्चर। जो यहाँ पर लेक्चर में आपने देखा उसे रिवाइज कीजिए एंड उसके साथ साथ इसकी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। एंड एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे मेजरली अगर बात करूँ CUET PG जब सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछता है तो असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में पूछता है, तो वहाँ पर आपको उस तरीके से मतलब आपको सारी स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग तभी सॉल्व होते हैं। गैट भी जब पूछता है तो वो स्टेजेस पर पूछता है और कभी कभी रेगुलेशन पे पूछता है। रेगुलेटरी पॉइंट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेगुलेटरी के पॉइंट्स के नाम जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। CUET PG भी पूछ लेता है, रेयरली गैट भी पूछता है, क्योंकि मेजरली गैट भी स्टेजेस पर फोकस करता है। IIT JAM ने आज तक कभी रेगुलेटरी पॉइंट नहीं पूछा, हमेशा सेल साइकिल की स्टेजेस पूछी है। सीक्वेंस बता दीजिए, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस बता दीजिए, उसके बाद प्रोफेज मेटाफेज इनका सीक्वेंस बता दीजिए, कौन से फेज में क्या होता है ये बता दीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। टिफर में मेजरली क्वेश्चन आता है सिंथेसिस फेज वाले पॉइंट से, जहाँ पर कि हमने इस तरीके से जो है नाइट्रोजनस बेसिस दिए, तो बताओ लेबलिंग होगी या नहीं होगी, किस तरीके से होगी, वो सारी चीज़ें। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं DNA सिंथेसिस के। तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये था ऑल अबाउट इज दिस लेक्चर। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
एंड डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक लाइफ साइंसेज के एग्जाम में आता है, चाहे आप इनिशियल फेज़ यहाँ पर बात करें, जैम की बात करें, टीएफआईआर की बात करें, सीयूटीपीजी की बात करें, या फिर आप अपनी गैट बी की बात करें। इसके बाद जब आप आगे सीएसआई नेट देंगे, डीबीटी देंगे, आईसीएमआर देंगे, आईसर देंगे, तो वहाँ पर भी सेल साइकिल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को ज़रूरी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलें। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, क्लियर करिए, ताकि आप इन फ्यूचर भी कभी इस टॉपिक पर ना अटके। So this was all about this lecture. Hope so you liked it. Thank you so much.